हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इस बार का जो अपना वीकली टेस्ट जो अभी हुआ है उसका सलूशन देने से पहले मैं अपना जो पिछला वीकली जो टेस्ट हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे जो विद्यार्थियों के जो समस्या आई थी, तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखते हैं। उसके बाद में हम जो अपना आज का जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका सलूशन करते हैं। दोस्तों, वो जो क्वेश्चन था अपना 77वें नंबर का क्वेश्चन था, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो अक्ष क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या है वो 10% यदि हम कम कर दें तो उसके अक्ष क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वह कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, वो हमें ज्ञात करना था। दोस्तों, इसमें हमें इस प्रकार से हमें मानना था कि वृत्त की जो त्रिज्या थी वो हमें 10 मान लेनी थी कि 10, और उसको हम यदि 10% कम करते हैं तो एक ये कम होकर 9 रह जाती है, 9। और जो वृत्त का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या करते हैं, हम जो पाई से पाई हम डिलीट कर देते हैं और जो आर हमने मानी है यहाँ पर 10 उसकी स्क्वायर करते हैं, और यहाँ पर आर हमने 9 मानी है उसकी स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर 10 की स्क्वायर 100 कर देंगे, 9 की स्क्वायर 81 कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 पर 81 हो गई है, यानी 19 कम हो गई है। 100 पर 19 कम हो गई है, तो यहाँ पर 19% अपना इस प्रकार से हम अपना उत्तर निकाल लेंगे, क्योंकि 100 पर 19 कम हुई है तो 19 कम हुई है 100 पर। यदि हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई में 100 करते हैं, 100 से 100 कटेगा तो 19% अपना आ जाएगा। तो दोस्तों, ये एक सिंपल इसका फार्मूला था जिसकी मदद से हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो अपना ऑप्शन नंबर सी था वो इसका सही जवाब था, 19% इसका उत्तर आ जाएगा। पहले इसका जो 100 था फिर बाद में 81 हो गई, यानी 19 कम हुई 100 पर, तो 19% इसका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों, अपना जो आज का जो वीकली टेस्ट हुआ है उसका सलूशन करते हैं। और दोस्तों, उसके सलूशन में हम आज फिर से रीजनिंग और मैथ जो है जो पोर्शन है अपना उसका सलूशन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम रीजनिंग का सलूशन करेंगे जो अपना 51वें नंबर से शुरू होती है, 51वें नंबर से शुरू होती है। और इस जो क्वेश्चन पेपर में हमने 15 क्वेश्चन रीजनिंग के दिए हैं और 15 ही क्वेश्चन मैथ के दिए हैं। तो कुल मिलाकर आज हम इस क्वेश्चन पेपर के 30 जो क्वेश्चन है उसका सलूशन करेंगे। और 51वें नंबर का जो पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है तथा माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस, तो 10 + 4 गुणा 25 - 5 भाग 8 का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, हमें ये इसका सलूशन करना है, ये निकालना है। और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया है 48, 53 और 28, 35, ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। और देखते हैं दोस्तों इसका क्या उत्तर निकलता है। और इसमें जो हमें रकम दी गई है वो दी गई है 10 प्लस में +4 गुणा में 25 -5 भाग 8, ये हमें रकम दी गई है और ये इसका हमें निकालना है। और इसके अंदर बोलता है दोस्तों, जो प्लस है उस प्लस को इसमें कहा गया है कि प्लस को गुणा, कि प्लस का अर्थ इसमें गुणा बताया गया है, तो हम प्लस की जगह यहाँ पे गुणा लगाएंगे। और इसमें जो गुणा है उसको इसमें माइनस बताया गया है, तो हम जो गुणा है उसकी जगह हमें माइनस लगाएंगे, -25। और इसमें जो माइनस है उसको दोस्तों इसमें प्लस बताया गया है, तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और प्लस के 5। और जो इसमें भाग है, भाग को दोस्तों इसमें प्लस बताया गया है, तो भाग की जगह हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे और हम इसको सलूशन कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या है कि बोडोमास का फॉर्मूला लगता है। बोडोमास के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम भाग वाले का सलूशन करते हैं। इसके अंदर भाग है ही नहीं तो हम गुणा का करेंगे, फिर हम करते हैं जोड़ का करते हैं, सबसे लास्ट में हम माइनस का सलूशन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें गुणा का करेंगे। तो सबसे पहले गुणा ये है, 10 की 4 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। माइनस का 25 का -25, क्योंकि माइनस वाले का सबसे लास्ट में सलूशन करना है। अब हम जो प्लस वाले को देखेंगे, 5 और 8 13, तो 13 इसमें प्लस के हो जाएंगे। और अब हम इसका सलूशन करेंगे तो 40 और 18 ये दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस के हैं, दोनों जुड़कर ये 58 हो जाएंगे, 58 हो जाएंगे। ये दोस्तों यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, तो हम 40 और 13 को जोड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ के 53 हो जाएंगे। और -25
हम यदि 53 में से 25 को लेस करेंगे तो अपना दोस्तों उत्तर आ जाएगा 28। तो 28 इसका अपना सही उत्तर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होगा। 51वें नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 28 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 52वें नंबर का, उसके अंदर दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द की पहचान कीजिए। यानी हमें एक शब्द दिया गया है और उस शब्द का प्रयोग करते हुए हमें नीचे 4 और शब्द दिए गए हैं। इस शब्द का प्रयोग करते हुए उन चारों में से कौन सा शब्द बनेगा वो हमें ज्ञात करना है। तो ऊपर दिए गए जो शब्द है उसके वर्णों का हमें प्रयोग करना है। तो सबसे पहले शब्द दिया गया डिटेल, DETAIL। देखते हैं दोस्तों ये बनता है नहीं बनता है। ऊपर वाले में डी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है और अल भी दिया हुआ है, आई और अल भी दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ए जो ऑप्शन है वही इसका सही जवाब हो जाएगा। हम डिटेल शब्द को ऊपर दिए गए जो शब्द है उससे हम बना सकते हैं। इस प्रकार हम इस जो क्वेश्चन है इसका उत्तर निकाल लेंगे और ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला तो दोस्तों जो 53वें नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो है निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। यानी हमें 5 इसके अंदर शब्द दिए गए हैं और उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है कि इसका सही क्रम क्या होगा। तो दोस्तों इसमें सही क्रम ये होगा कि सबसे पहले मिट्टी होगी, मिट्टी के अंदर हम बीज को बोएंगे और बीज से वो फिर पौधा बनेगा, पौधे से वो फिर पेड़ बनेगा और पेड़ से फल मिलेंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले मिट्टी है, मिट्टी में बीज बोएंगे, बीज से फिर पौधा बनेगा, पौधा से फिर वो पेड़ बनेगा और पेड़ से फल उसके लगेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो दोस्तों 54वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी हमें जो इसमें संख्याएं दी गई है और बाद में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और इसमें पूछा है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसमें हमें संख्याएं दी गई है 1, 5, 17, 53 और 161। इसके अंदर हमें जो आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है इसकी आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें जो संख्याएं हैं वो है 1, 5, 17, अगली संख्या 53, 161। इसे अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये हमें इस प्रकार से करेंगे, पहले वाले को हम 3 से गुणा करेंगे, इसको हम 3 से गुणा करेंगे और 2 ऐड कर देंगे। 1 को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 5 को 3 से गुणा करेंगे फिर उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 आएगा और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 17 आ जाएगा। इस प्रकार हमें 17 को भी हमें 3 से गुणा करना है और 2 को ऐड करना है तो हमारा 53 आ जाएगा। और फिर हमें जो 53 है इसको हमें 3 से गुणा करना है और 2 इसमें ऐड करना है तो हमारा 161 आ जाएगा। और इसी प्रकार हमें क्या करना है कि 161 को हमें 3 से गुणा करना है और हमें इसमें 2 ऐड कर देना है तो अपना उत्तर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो अपना उत्तर ए है 485 वो इसमें सही जवाब हो जाएगा। यानी इसका जो उत्तर आएगा वो 485 अपना उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसमें अगली संख्या ज्ञात हमें करनी है जो 485 आई है। यानी पहले जो संख्या है उसको हम 3 से गुणा करेंगे और उसमें हम 2 ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हम अगली संख्याएं ज्ञात करते चलेंगे और अपनी जो क्वेश्चन जो वाचक जो चिन्ह इसमें दिया गया है उसकी जगह अपनी संख्या ज्ञात हो जाएगी और वो होगी 485। ये अपनी संख्या निकलेगी। अब दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है वो 55वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है यदि लॉस को किसी कूट भाषा में 1357 और गैन को 2468 लिखा जाता है तो 84,615 संख्या क्या दर्शाएगी। यानी हमें इसकी जगह हम क्या लिखेंगे तो वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो 2 इसमें कूट दिए गए हैं वो दोनों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसमें लिखा गया है कि लॉस जो है इस लॉस को हमें लिखते हैं 1357 और जो इसमें गेन जो दिया हुआ है GAIN ये जो हमें दिया गया है इसको हम लिखते हैं 2468। और अब हमें एक संख्या दी गई है कि 84,615
इसको हम किस शब्द से दर्शाएंगे, ये इसने हमसे पूछा है। तो दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से इसका हल करना है, सोल्यूशन करना है कि एल की वैल्यू होगी 1, ओ की जगह लिखेंगे 3, एस की जगह लिखेंगे 5 और यहाँ पर एस की जगह लिखेंगे 7, यहाँ पर जी की जगह लिखेंगे 2, ए की जगह लिखेंगे 4, आई की जगह लिखेंगे 6, अन की जगह लेंगे 8। तो 8 हम लिखेंगे अन, 8 की जगह हम लिखेंगे अन, और बाद में 4 दिया है, 4 की जगह लिखेंगे हम ए, बाद में 6 दिया है, 6 की जगह लिखेंगे हम आई, बाद में हमें 1 दिया है और 1 की जगह लिखेंगे हम अल, और 5 दिया है, 5 की जगह लिखेंगे हम अस। तो ये अपना शब्द बन जाएगा अन ए आई अलस, अन ए आई अलस। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जो है वही अपना सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे और अपना उत्तर निकालेंगे अन ए आई अलस, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अपना जो अगला जो दोस्तों 56वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, एक समूह में 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं और 10 लोग हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो उन लोगों की संख्या क्या होगी जो हिंदी या तमिल बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन से बहुत आसान होते हैं लेकिन हमें ये देखने से बहुत मुश्किल लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे के जो क्वेश्चन है इसको हम किस प्रकार से इसका समाधान करेंगे, किस प्रकार से इसका सोल्यूशन करेंगे कि 50 लोग इसमें हिंदी बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं। ये इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं दिया गया कि 50 लोग केवल हिंदी बोलते हैं, यानी वो हिंदी बोलते हैं, हिंदी के अलावा वो अन्य भाषाएं भी बोल सकते हैं। इसमें ऐसे बोल देता कि 50 लोग केवल हिंदी बोलते हैं, तो दोस्तों वो केवल और केवल हिंदी ही बोलते हैं और किसी भाषा को वो नहीं जानते हैं। तो लेकिन इसमें हमें सिंपल और सिंपल ऐसा दिया है कि 50 लोग हिंदी बोलते हैं तो वो दूसरी भाषाएं भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसको सोल्यूशन करेंगे कि जैसे कि इसमें 50 लोग हिंदी बोलते हैं तो ये हिंदी बोलने वालों का हम वृत्त बनाते हैं, और 20 लोग तमिल बोलते हैं तो हम तमिल बोलने वाले का हम वृत्त बनाएंगे, और 10 लोग हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं तो दोनों बोलते हैं तो हम इसमें इस प्रकार से इसका वृत्त बनाएंगे, क्योंकि दोनों बोलते हैं तो दोनों बोलते हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों इसमें लिखा है कि उन लोगों की संख्या क्या होगी जो हिंदी या तमिल बोलते हैं। तो दोस्तों हिंदी बोलते हैं 60 लोग, 60 लोग नहीं 50 लोग हिंदी बोलते हैं, 50 में से इसमें 10 लोग तो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या 40 हो जाएगी। और इसमें लिखा है कि 20 लोग तमिल बोलते हैं, 20 लोग तमिल बोलते हैं, और इसमें जो 10 लोग हैं वो हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो दोस्तों 20 में से 10 लोग केवल तमिल बोलेंगे और जो 10 लोग हैं वो हिंदी और तमिल दोनों बोलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार यदि हम इस पूरे घेरे को देखें, इस हिंदी वाले घेरे को देखें, यहाँ पर हिंदी वाला ये हिंदी वाले घेरे को देखें तो 40 और 50, यानी क्या होगा कि 40 और 10 कि जो 50 लोग हैं ये हिंदी बोलते हैं। इस पूरे जो घेरे हैं इसमें 50 लोग आ गए, 40 और जो 10 है ये 50 लोग हो गए, और इस 50 लोग ये हिंदी बोलते हैं। और ये जो तमिल वाला जो घेरा है इसमें 20 आ गए, क्यों 10 और 10 20 आ गए। और लेकिन इनमें जो दोनों में एक कॉमन क्या है कि इनमें से 10 लोग हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो हमें ज्ञात करना है हिंदी या तमिल बोलने वाले लोगों की संख्या। तो दोस्तों ये हिंदी बोलते हैं, ये भी दोस्तों तमिल बोलते हैं, और ये हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 60। तो 60 अपना इसमें उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका समाधान करेंगे, यानी हिंदी और तमिल बोलने वाले, क्योंकि ये हिंदी बोलते हैं, ये तमिल बोलते हैं, ये हिंदी और तमिल बोलते हैं, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदी या तमिल यानी दोनों में से कोई भी एक भाषा हो सकती है, उसको बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी आ जाएगी 60। तो ये हम इस प्रकार से इसका सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का, और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो अपना सही जवाब हो जाएगा। 56वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर सी ऑप्शन 60 आ जाएगा। अब दोस्तों 57वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, दिए गए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों इसमें हमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है और कुछ संख्याएं दी गई है, और वो संख्याएं हमें कुछ इस प्रकार से दी गई है। 6, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 12 दिया हुआ है, और आगे इसमें यहाँ पर 10 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर हमें 15 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया गया है, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया है।
और हमें पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से हल करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है और भाग दे देना है 4 से। ये अपना आ जाएगा 12। 6 को 8 से गुणा करेंगे 48 आएगा, भाग 4 करेंगे तो अपना 12 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों की हमें गुणा करनी है। 10 को 2 से गुणा करेंगे, भाग देंगे 4 से, 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 की 2 से गुणा करेंगे 20 आएगा, 20 को 4 से भाग देंगे तो अपना 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हमें 15 और 4 की गुणा करेंगे और भाग दे देंगे 4 से, अपना उत्तर आ जाएगा 60, क्योंकि 15 और 4 की गुणा करेंगे 60 और जो भाग देंगे 4 से, तो दोस्तों इसमें अपना उत्तर 15 आएगा, इसमें अपना उत्तर 15 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो अपना है बी ऑप्शन, इसमें सही उत्तर हो जाएगा 15। इसका सही उत्तर अपना 57वें नंबर का क्वेश्चन का आ जाएगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो 58वें नंबर का क्वेश्चन है। ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। डी बी के निकट दाईं ओर बैठा है और बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी ए और डी के बीच बैठा हो तो एफ का पड़ोसी कौन है। तो दोस्तों इसमें एक वृत्ताकार आकृति है, एक वृत्ताकार आकृति है। तो हम एक वृत्ताकार आकृति बनाते हैं। वृत्ताकार होती है, बिल्कुल गोल आकृति होती है। तो इस गोल आकृति के अंदर इसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई और एफ है, और वो वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके, ये यहाँ पर केंद्र है, इसकी ओर मुंह करके ये बैठे हुए हैं। और हमें इस क्वेश्चन को, इसमें जो सीटिंग इनका जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें इसका उत्तर निकालना है कि एफ का पड़ोसी कौन है, वो हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 6 व्यक्ति को हम इस प्रकार से बैठा देंगे। एक यहाँ पर बैठ जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर बैठ जाएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर बैठा देंगे, एक यहाँ पर बैठा देंगे। किसी भी तरह हम 6 व्यक्तियों को बैठा देंगे जिनका जो मुख है वो इस सेंटर पॉइंट जो है केंद्र है उसकी ओर हम कर देंगे। तो दोस्तों इसके अंदर जो दिया गया है कि डी बी के निकटतम दाईं ओर, जो डी है वो बी के, यहाँ पर मान लीजिए डी है और यहाँ पर बी है, बी के दाईं ओर, ये यहाँ पर इसके दाईं ओर हुआ क्योंकि दायां अपना ये हाथ होता है, तो इसके दाईं ओर डी, इसको हमने बिठाया। और बी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो बी है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो बी है वो एफ का पड़ोसी नहीं है, यानी एफ यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि एफ यहाँ पर लिखते हैं तो बी इसका पड़ोसी हो जाएगा, एफ यहाँ पर आएगा, एफ को हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि ये जो बी है ये यहाँ पर बैठा हुआ है। यदि हम एफ को यहाँ पर लिख दें तो ये इसका पड़ोसी बन जाएगा, लेकिन इसमें लिखा है कि एफ है वो बी का पड़ोसी नहीं है, तो हम इसको दूर बिठा देंगे, एक पायदान दूर इसको बिठा दिया, एफ यहाँ पर आ जाएगा। अगला जो दोस्तों इसमें लिखा है सी ए और डी के बीच बैठा हो, सी ए और डी के बीच बैठा है, ए और डी के बीच कौन बैठा है, सी बैठा हो तो एफ का पड़ोसी कौन है। तो दोस्तों इसमें 6 व्यक्ति थे, ए आ गया, बी सी डी ई रह गया, तो ई को हम यहाँ पे बिठा देंगे क्योंकि एफ जो है वो बी का पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है, तो इसके बीच में कौन आ गया, ई। अब दोस्तों इसमें लिखा है कि एफ का पड़ोसी कौन है। एफ का पड़ोसी एक तो ए आएगा, एक ई आ जाएगा, तो एफ का पड़ोसी या तो ए और ई, ये दो इसके पड़ोसी आ जाएंगे, ए और ई। तो इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 58वें नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ए और ई। अपना जो अगला 60वें नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 2 है जिसके तुरंत पहले 3 नहीं है लेकिन तुरंत बाद 4 है। तो दोस्तों ऐसे हमें 2 देखने हैं जिसके तुरंत पहले 3 नहीं होना चाहिए लेकिन बाद में 4 होना चाहिए। पहले जो इसमें 2 दिया गया है उसमें दोस्तों पहले 3 नहीं है, उसके 2 से पहले 4 आया है और 2 के बाद में 4 आया है। तो दोस्तों इसमें यही आएगा कि जो तुरंत पहले 3 नहीं होना चाहिए और बाद में 4 होना चाहिए। तो दोस्तों 1 तो 2 यही हो जाएगा, बाद में 2 आता है, उसके बाद में 3 दिया हुआ है, लेकिन हमें प्रश्न में पूछा है कि बाद में 4 होना चाहिए, ये नहीं आएगा। बाद में इसमें 2 दिया है, उसके पहले 3 आ गया है तो इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। बाद में जो 2 आया है उसके अंदर पहले 3 आ गया है, उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे। बाद में जो 2 आया है उसके बाद में 3 है तो उसको भी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि बाद में 4 होना चाहिए। बाद में जो हमें 2 दिया गया है
उसके अंदर बाद में 3 दिया गया है, 2 के बाद में 3 दिया गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 के बाद में 4 होना चाहिए, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। आगे जो क्वेश्चन है उसमें 2 से पहले 3 दे दिया गया है, तो जो प्रश्न में दिया गया है कि 2 से पहले 3 नहीं होना चाहिए और 2 के बाद में 4 होना चाहिए, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अगला जो 2 आता है उसके अंदर पहले 4 दिया गया है और बाद में भी 4 दिया गया है, तो दोस्तों इसको हम ले लेंगे क्योंकि पहले 3 नहीं है और बाद में 4 है। और अगला जो लास्ट में जिसमें जो 2 दिया गया है उसके पहले 3 आ गया है, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो ऐसे दोस्तों कुल सिर्फ 2 ऐसे 2 बनते हैं जिसके पहले 3 नहीं है और बाद में 4 है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जिसमें 2 लिखा हुआ है। तो 60वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर अपना होगा ए 2। अपना जो अगला 61वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं दोस्तों। अब उसमें लिखा है कि लुप्त अक्षर ज्ञात करके श्रृंखला पूरी करें। तो हमें एक श्रृंखला दी गई है और हमें उस श्रृंखला में जो लुप्त पद है उनको भरने हैं और इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो दोस्तों इस श्रृंखला को हम लिख लेते हैं बोर्ड पर। और इस श्रृंखला में कुछ ऐसा लिखा गया है कि ए, फिर बी, सी, बी, ए बी, ए, सी ए और सी, इस प्रकार से हमें दी गई है। और इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका सही जवाब होगा। और इस ऑप्शन नंबर डी को हम इसके अंदर भर के देखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी, ए, सी, बी। इसको हम यदि भरते हैं तो बी, ए, सी, बी, ये हम इसको इस प्रकार से भरेंगे। तो अपनी देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से श्रृंखला बनती है। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। तो दोस्तों इस प्रकार से श्रृंखला बन जाती है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है 61वें नंबर के क्वेश्चन का वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बी, ए, सी, बी। अब दोस्तों अपना जो 62वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उसमें लिखा है कि सर्वदा भिन्न शब्द ज्ञात करें। तो इसमें दिया गया है गाय, हिरण, खरगोश, सिंह। तो दोस्तों इसमें पहले वाले 3 देखते हैं वो शाकाहारी है और जिसमें डी सिंह दिया गया है, जो शेर दिया गया है वो मांसाहारी भी होता है। तो दोस्तों हम इसमें डी ऑप्शन जो है इसको सेलेक्ट करेंगे और 62वें नंबर का जो क्वेश्चन है अपना उसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंह। तो दोस्तों अब जो अपना 63वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यदि यस का कूट 49 है तो 9 का कूट क्या होगा। तो दोस्तों यस का कूट, जो यस का जो है इसमें कूट दिया गया है हमें 49 और हमें बताना है 9 का कूट क्या होगा। 9 का कूट क्या होगा। तो दोस्तों यस वाई इसमें आता है 25वें नंबर पर, ई आता है 5वें नंबर पर, एस आता है 19वें नंबर के ऊपर। इनको हम जोड़ते हैं तो अपना आ जाएगा 49वें नंबर पर। तो इसी प्रकार से हमें इसको ज्ञात करना है। अन अपना आता है 14वें नंबर पर और ओ अपना आता है 15वें नंबर पर। इनको हम जोड़ेंगे तो अपना 29 आ जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 29। यानी जो अपना क्वेश्चन नंबर जो 63 है इसका ए ऑप्शन है जिसमें 29 लिखा गया है, ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। 63वें नंबर का ए ऑप्शन 29 इसका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों 64वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है यदि केला सेब है, सेब अंगूर है, अंगूर आम है, आम काष्ठफल है, काष्ठफल तरबूज है, तो निम्न में से कौन सा एक पीला फल है। तो दोस्तों पीला फल हमें पता है आम होता है और इसमें आम को लिखा गया काष्ठफल और दोस्तों इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा काष्ठफल, क्योंकि इसमें पीला फल पूछा है और जो पीला फल होता है वो अपना आम होता है और आम को इसमें काष्ठफल बोला गया है, तो काष्ठफल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 64वें नंबर के क्वेश्चन का डी उत्तर है वो अपना आंसर जो इसमें डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों अपने जो मैथ का जो पोर्शन है वो शुरू होता है। हमने अपने जो मैथ का जो पोर्शन शुरू होता है तो हमने जो अपनी रीजनिंग का जो पोर्शन है उसको अब समाप्त कर दिया है। तो अब हम अपना मैथ का जो अपना पहला प्रश्न देखते हैं और वो आता है अपना 66वें नंबर का जो प्रश्न आता है और उसमें लिखा है कि 2 संख्याओं का योग 100 है, उन संख्याओं का एलसीएम 495 तथा 80 है तो उनका अंतर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित एक क्वेश्चन हमें दिया गया है
और इसमें हमें दो संख्याएं दी गई है, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है और हमें उनका अंतर पता करना है कि उनका अंतर क्या होगा। तो दोस्तों ये अपने जो मैथ के जो क्वेश्चन है इनको ये जो हमने जो अब की बार इसके अंदर जो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर, वो देखने से आपको ऐसे लग सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन दोस्तों जैसे हम इनको सोल्व करते हैं तो दोस्तों हमें ये बिल्कुल सिंपल लगते हैं यदि हमें इनके फार्मूले पता हो। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन के अंदर हमें इनका फार्मूला पता होना चाहिए और हम इनको आसानी से इनका समाधान कर सकते हैं, इनका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो अपना ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का योग 100 है और उन संख्याओं का एलसीएम 495 तथा एचसीएफ 5 है। तो दोस्तों हमें पता है कि जब दो संख्याएं होती है उनको हम जब हम गुणा करते हैं और जब हम उनका एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करते हैं तो वो दोनों बराबर आते हैं। यानी जब दो संख्याओं की एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों की गुणा करें और दोनों संख्याएं की गुणा करें, जो दोनों संख्याएं हैं दोनों संख्याएं उनके हम आपस में गुणा करें तो इनका जो गुणनफल है वो समान आता है, बराबर आता है। तो इस प्रकार से हम इसमें दो संख्याएं मान लेते हैं, एक ए और दूसरी बी, इन दोनों की गुणा करें और इनका जो एलसीएम हमें दिया गया है वो 495 और एचसीएफ हमें दिया गया है वो 5, ये दोनों बराबर आते हैं। तो ए और बी की गुणा करेंगे तो ए बी आ जाएगा और इन दोनों की हम गुणा करेंगे तो हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, चाहे हम इनकी गुणा कर लेते हैं तो हम इसको एक बार ऐसे छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर और हम इनकी गुणा करते हैं तो ये अपना ए बी आ जाता है। अब हमें इन दोनों का योग भी दिया गया है, दोनों संख्याओं का योग हमें दे दिया a प्लस बी, ये हमें दे दिया 100। यदि हमें इनकी गुणा करने की जरूरत पड़ी तो हम इनकी गुणा भी कर लेंगे, लेकिन एक बार हमें इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि क्या पता हमें इसी रकम से अपना जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आगे इस क्वेश्चन को देखो। अब a प्लस बी जो हमें 100 आ गया और ए बी अपना आ गया 495 गुणा 5। अब हम इसको हल करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखना है कि निकालना क्या है, हमें निकालना है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी a माइनस बी निकालना है, ये हमें निकालना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। यदि दोस्तों हम इसकी स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलता है, a प्लस बी की स्क्वायर माइनस 4ab। ये दोस्तों हमें कैसे मिला, हम देखते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है, a माइनस बी की स्क्वायर का a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab। इसका दोस्तों फार्मूला तो ये होता है, लेकिन हमने इसके बराबर में ये क्यों लिखा दोस्तों, इसके बराबर में हम ये भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे सिद्ध करके बताता हूँ आपको कि हम इसके बराबर में ये हम क्यों लिख सकते हैं। इसको हम यदि हल करते हैं, a प्लस बी की स्क्वायर को हम यदि हल करते हैं, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab ये आ जाएगा। अब हम यदि ये लिखें इसके आगे वाला 2 यानी 4ab, यानी हमने इसको तोड़ लिया, इसको अलग कर लिया तो ये आ गया और हमने इसको ऐसे की ऐसे रख दिया। तो दोस्तों अब इसका क्या आएगा, a की 2 प्लस b की 2, यदि हम इसको हल करेंगे तो अपना क्या बचेगा, माइनस 2ab ये बचेगा और यही इसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है वो यही होता है, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab और वही इसका फार्मूला होता है। तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे और इससे जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। अब हम देखते हैं कि आगे इसका क्या सोल्यूशन होता है। दोस्तों हमें इनका अंतर निकालना है, यानी a माइनस बी निकालना है, तो हमें इस साइड में a माइनस बी ही हमें रखना है। तो ये स्क्वायर है वो उस साइड में जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो दोस्तों अब a प्लस बी की स्क्वायर, a प्लस बी कितना था अपना 100 की स्क्वायर माइनस 4 का इसमें 4 रखना है। ए बी क्या था अपना, ए बी था ये कि 400, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का 495 के गुणा में 5 ये था।
यानी a प्लस b था अपना 100, तो 100 रख लिया, स्केयर है तो स्केयर रख दिया, 4 का 4। a b क्या मान था 495 गुणा 5, वो हमने 495 गुणा 5 रख दिया, और क्या है वर्गमूल। और इस साइड में अपना है ही a माइनस बी, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो वर्गमूल आएगा ऊपर, और 100 के स्केयर करेंगे तो 1 के आगे 4 बार 0 आ जाएगी। माइनस में यदि हम इनकी करेंगे 4 की 5 की गुणा करेंगे 20 की, और 495 की 2 के साथ गुणा करेंगे, फिर हम इसको 0 लगाएंगे, तो ये अपना आ जाएगा 99 100 आ जाएगा। तो दोस्तों अपना ये 100 बचेगा, और 100 का यदि हम ऊपर वर्गमूल है तो इसका आ जाएगा 10, तो इसका जो अपना उत्तर आएगा तो वो अपना 10 उत्तर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों ए और बी जो दो संख्याएं दी गई है उनका जो अंतर आएगा वो हमें आएगा 10, और उनका जो एलसीएम है वो 495 है, एचसीएफ उनका 5 है, और उनका अंतर आएगा 10, और उनका योग है जो हमें दिया गया है 100। तो इस प्रकार से हम इसका समाधान करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इस जो क्वेश्चन है उसको हम एक बार और समझते हैं कि यदि हम किसी दो संख्याओं की गुणा करें, उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करें, वो दोनों हमेशा बराबर आते हैं। इन दोनों की गुणा करी, दोनों संख्याओं की गुणा करी, a प्लस बी का जोड़ हमें योग हमें 100 दिया गया है। अब हमने a माइनस बी हमें निकालना है, उसकी स्केयर का फॉर्मूला हम लिखेंगे ये a प्लस बी की स्केयर माइनस 4ab। इस साइड का जो हमारा स्केयर है वो साइड में जाके वर्गमूल हो जाएगा। a प्लस बी हमें 100 दिया गया है तो 100 की स्केयर, 4 का 4, ab हमें 495 गुणा 5 दिया गया है तो 495 गुणा 5। यदि हम इसका 100 की स्केयर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, और इसको हम हल करेंगे तो 99 आएंगे, और इसमें हम लेस करेंगे तो अपना वर्गमूल 100 आ जाएगा। वर्गमूल 100 का जो आएगा वो अपना 10 आ जाएगा, तो दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो अपना 10 आ जाएगा। तो इसका उत्तर जो होगा वो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 10 लिखा हुआ है। दोस्तों अपना जो अगला प्रश्न है वो 67वें नंबर का जो प्रश्न है उसमें दिया गया कि श्रृंखला वर्गमूल 3 वर्गमूल 12 वर्गमूल 27 का 7वां पद है, हमें 7वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों ये एपी का प्रश्न है, एपी का जो 10वीं क्लास का जो 5वां चैप्टर होता है एपी समांतर श्रेणी का, उसका ये क्वेश्चन दिया गया है, और हमें इसमें पूछा है कि 7वां पद क्या होगा, यानी 7वां पद क्या है, 7वां पद हमें ज्ञात करना है। और हमें श्रृंखला दी गई है वर्गमूल 3 और वर्गमूल 12 वर्गमूल 27, और इस प्रकार से चलेगा ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां, छठा, और हमें ज्ञात करना है 7वां पद। यानी 7वां पद क्या होगा, जो यहाँ पर 7वां पद आएगा वो हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमें पता है कि हमें 7वां पद ज्ञात करना होगा, तो हमें जो इनका अंतर है जिसे हम सारांतर कहते हैं, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं, वो हम ज्ञात करेंगे। और वो ज्ञात करने के बाद में अपना जो पहला पद है इस पहले पद में 6 पद और जोड़ देंगे, यानी जो इनका अंतर है वो हमेशा बराबर होता है। जो एपी होती है उसका अंतर जो होता है सारांतर वो हमेशा बराबर होता है, तो बराबर होता है तो हम 6 अंतर इनके जोड़ देंगे तो अपना 7वां पद आ जाएगा। यानी पहले पद के अंदर हम 6 पद और जोड़ेंगे तो अपना 7वां जो पद है वो अपना ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें पहला पद पता ही है, पहला पद अपना वर्गमूल 3 है, 6 का हमें 6 दिया हुआ है, हमें डी ज्ञात करना है, यानी इनका अंतर ज्ञात करना है, इनका आपस में कितना अंतर है। तो दोस्तों इसमें से इसको घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सारा अंतर होता है वो समान ही होता है। तो दोस्तों इसके अंदर से हम इसको घटाएंगे, वर्गमूल 12 में से यदि हम वर्गमूल 3 घटाएं तो हम इसका अंतर डी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 गुणा 3 वर्गमूल में, और ये हम इस प्रकार से ही रहने देते हैं। वर्गमूल 4 होता है 2 होता है, और यहाँ पर क्या बचेगा अपना वर्गमूल 3, क्योंकि वर्गमूल 4 यदि हम इसको इस प्रकार से तोड़ें कि वर्गमूल 4 है ना, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं वर्गमूल 4 वर्गमूल 3, क्योंकि दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर वर्गमूल है। यदि हम वर्गमूल 4 को यदि हम बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3। अब दोस्तों
हम इसमें से वर्गमूल 3 कॉमन ले सकते हैं। वर्गमूल 3, यहाँ से हमने वर्गमूल 3 कॉमन लिया, यहाँ से वर्गमूल 3 बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, माइनस का माइनस। वर्गमूल 3 हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब हम वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। जैसे हम 5 को 5 से भाग देते हैं तो 1 आता है, 6 को 6 से भाग देते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार जब हम 2 वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से भाग देंगे, 2 वर्गमूल 3 को हम जब वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से भाग देंगे, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो हमने एक यहाँ पे लिख दिया। तो दोस्तों ये इसका सारांतर आएगा कि वर्गमूल 3 2 में से 1 हम घटाएंगे तो 1 आएगा, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का। तो हम वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 इसका सारांतर आ जाएगा, डी अपना आ जाएगा। तो अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे? हमें पहला पद पता है, पहला पद वर्गमूल 3 है, प्लस में 6 का 6, और हमें डी हमने ज्ञात किया वर्गमूल 3। अब हम इसमें से वर्गमूल 3 कॉमन ले सकते हैं। वर्गमूल 3 हमने कॉमन लिया, पहले वाला ही बात है। वर्गमूल 3 हमने कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो हम वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, प्लस का प्लस। 6 वर्गमूल 3 को हम वर्गमूल 3 से भाग देंगे, इस प्रकार से देख सकते हैं। वर्गमूल 3 को हम वर्गमूल 3 से भाग देंगे, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। सीधा भी लिख सकते हैं कि 6 वर्गमूल 3 है, इसमें से वर्गमूल 3 बाहर निकाल लिया, 6 बच जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं तो हम देखते हैं कि वर्गमूल 3 और 7, यहाँ पर 7 आएगा और 7 आएगा तो इसमें कोई निशान नहीं है तो गुणा का है, हम इसको 7 को यहाँ पर भी लेके आ सकते हैं। तो ये दोस्तों अपना उत्तर हो जाएगा। हम इसमें देखते हैं कि उत्तर कैसा दिया गया है। इसमें दोस्तों अपना उत्तर सोल्व करके दिया हुआ है, सोल्व करके दिया हुआ है तो हम इसमें सोल्व ही करेंगे। तो दोस्तों इसमें 7 को हम वर्गमूल 49 लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 49 का 7 ही होता है, 7 गुणा 7 हम लिखते हैं तो वो 49 हो जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये हमें यहाँ पर वर्गमूल 3 दिया ही हुआ है, बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का है, तो गुणा 3। तो देखो 7 को हमने लिखा वर्गमूल 49 और जो वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3, ये जो वर्गमूल है 3 के ऊपर भी है। तो दोस्तों अब हम 49 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो वर्गमूल 147 अपना उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो अपना डी उत्तर वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 67वें नंबर के जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपना 68वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हम सलूशन करते हैं और उसमें लिखा गया है कि यदि x + 2/5 x - 1/2 तो x का मान क्या होगा? तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें देखने में ऐसे लग सकते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन दोस्तों जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमें ये इजी लगने लग जाते हैं। जब हमें इनके फार्मूला पता होते हैं, हमें जो इनकी टेक्निक पता होती है, जो मैथ क्या होता है, मैथ एक आर्ट होती है, एक कला होती है, और वो कला जब हम फार्मूले यूज करते हैं तो वो कला बन जाती है। जब हम फार्मूले हम ज्ञात करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान जब होता है, जब फार्मूलों का आविष्कार होता है तो वो साइंस होती है। जब हम फार्मूला का यूज करते हैं तो वो कला बन जाती है। यानी फार्मूला का यूज करना हमें आना चाहिए। जब हम जितने बेटर जो तरीके से, जितने अच्छे तरीके से हम फार्मूला का यूज कर पाएंगे उतनी ही कला अपने अंदर होगी। तो हम जो गणित के जो फार्मूले होते हैं उनको हमें अप्लाई करने के, यदि अपने अंदर कौशल है, अपने अंदर स्किल है, तो वो अपने अंदर यदि कला है तो हम इन जो क्वेश्चंस है उनका समाधान अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है वो इतने कोई हार्ड नहीं है कि हमें कोई ज़्यादा ही इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़े। ये बेसिक जो क्वेश्चंस है ये हमें अपने जो स्कूली जो शिक्षा होती है उसके अंदर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हमें छठी से लेकर जो 10वीं तक का जो अपना गणित होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अंदर कोई ऐसा कोई बड़ा कोई कैलकुलेशन नहीं है जिसके लिए हमें कोई विशेष प्रयत्न करना पड़े, हमें कोई विशेष प्रयास करना पड़े। सिर्फ हमें इसके अंदर एक चीज करने की जरूरत है, वो है निरंतर अभ्यास।
यदि हम इन चीज़ों का निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमें इसके जो फार्मूले हैं वो हमें अप्लाई करने आ जाएंगे, हम उनका आसानी से प्रयोग कर सकेंगे और हम इनका समाधान, इनका सोल्यूशन भी ज्ञात कर सकेंगे। ये फार्मूले हमें इसलिए ही दिए गए हैं ताकि हमें जो मैथ की जो संबंधित जो अपनी समस्याएं हैं, जो अपनी प्रॉब्लम्स है, उनका हम अच्छे से शीघ्रता से उनका सोल्यूशन कर सकें, ताकि हमें जो ये फार्मूले हमें जो लग रहे हैं, जो हमें समस्याएं लग रही है, वो हमारी समस्या न बन सके और हम अपना जो काम इनसे निकलवा सकें। तो दोस्तों इसलिए ये फार्मूले हमने जो मैथमेटिशियंस है उन्होंने ये जो फार्मूले बनाए हैं। तो दोस्तों अब हम अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं x + 2 भाग में 5, और इसमें आगे लिखा है कि x - 1/2। तो अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसके अंदर की x का मान क्या होगा। दोस्तों इसमें x का मान हमें निकालना है तो हम इसका ऑप्शन को लेकर भी निकाल सकते हैं और इसको हल करके भी निकाल सकते हैं। यदि हम इनकी r पर गुणा करते हैं 2 की x के साथ करेंगे 2x, प्लस का प्लस 2 की 2 के साथ करेंगे 2 दूनी 4, बराबर भी का निशान है तो बराबर का, 5 की x के साथ करेंगे 5x, माइनस का -5 की 1 के साथ करेंगे 5। अब x वालों को हम एक साथ रखेंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है। 2x का 2x, ये 5x एक साइड में लेके आएंगे तो ये उस साइड में प्लस का है, क्योंकि आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस का है, इस साइड में आके माइनस का हो जाएगा। 5x बीच में बराबर है तो बराबर हम जो संख्याएं हैं वो उस साइड में लेके जाएंगे, वहाँ से पहले से मौजूद है -5। अब ये प्लस के 4 है वो उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। 2x में से 5x हम लेस करेंगे, माइनस के 3x बचेंगे, और उस साइड में माइनस के 5 और माइनस के 4 ऐड होके माइनस के 9 हो जाएंगे। माइनस से माइनस कटेगा, x का मान आ जाएगा 9/3 यानी 3 तिया 9। x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 3, यानी इस प्रकार हम x का मान निकालेंगे कि x का मान कितना आया 3। यदि हम इस क्वेश्चन की पुष्टि करें, इस क्वेश्चन का हम यदि जस्टिफाई करें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि x का जो मान है उसको हम इस समीकरण के अंदर रख देंगे कि x जहाँ पर भी दिखता है वहाँ पर हम 3 रख देंगे, तो कितना आएगा 3 + 2/5 बराबर में 3 - 1/2, 5/5 2/2 काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1। यही हमें क्वेश्चन में दिया गया है, बीच में बराबर का निशान लगाया गया है कि ये दोनों बराबर है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शंस को लेकर हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है कि यदि हम इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो वो बराबर आता है, तो हम इसके जो ऑप्शंस है वो हम रख के देख लेंगे। जैसे इसमें ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ऑप्शन के अंदर 3 दिया गया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ऑप्शन नंबर ए में 3 दिया गया है तो हम 3 को इसके अंदर रख के देखते हैं तो वो 1 बराबर 1 यानी दोनों बराबर आ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस प्रकार हम ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब अपना जो 69वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच अंतर 448 है, उस संख्या का 49% क्या होगा। उस संख्या का हमें 49% निकालना है। ये प्रतिशत का क्वेश्चन हमें दिया गया है और इसमें हमें संख्याओं का परसेंटेज देकर हमें किसी संख्या का प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, इसके अंदर लिखाया गया है कि एक संख्या का 89% और उसी संख्या का 73% के बीच अंतर 448 है। यानी एक संख्या है उसका देखिए हम 89% और उसी संख्या का देखिए 73%, तो उसका जो अंतर आता है वो 448 आता है। यानी 89% निकालेंगे किसी संख्या का और फिर उसी संख्या का हम निकालेंगे 73%। इन दोनों का अंतर कितना आता है 448 दिया है, यानी इन दोनों का जो अंतर है 16% है। 16% हमें 448 दिया गया है, तो जो 448 है वो 16% के बराबर है, 16% के बराबर है। यदि हम इसको 100% निकालना चाहते हैं, इसकी पूरी संख्या निकालना चाहते हैं, तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये अपनी पूरी की पूरी संख्या आ जाएगी। यानी 448 जो है ये 16% है, हम इसकी पूरी संख्या निकालें तो हम इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब हमें पूछा है कि इस संख्या का 49% क्या होगा। दोस्तों इसका बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम इसको पूरी की पूरी संख्या निकालें, यानी इसका सोल्यूशन करें, फिर हम उसका 49% निकालें, या फिर हम सीधा ही इसका 49% भी निकाल सकते हैं, 49/100।
हम इसको निकालेंगे 100 से 100 कट जाएगा और 16 को ये काटेंगे, 16 दूनी 32 आया, बचा कितना 128 आएगा। 128 का यदि हम 16 से भाग देंगे तो वो आ जाएगा अपना 8 अपना आ जाएगा। तो अब हम करते हैं 28 की और 49 की गुणा, तो वो अपना उत्तर आ जाएगा जो 1372 अपना उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है जो सी ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। 69वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। 1372 जो हमें दिया गया है वो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। जैसे दोस्तों हम इसको इस प्रकार से सीधा ना करके हम सबसे पहले इसका 448/16 जो है गुणा में 100 है इसका हम निकालेंगे। ये हमारा 28 पर कटेगा, ये 28 पर कट रहा है ना, 28 पर ये कटेगा तो 16 दूनी 32, 12 बचा 8, 16 8 128, तो ये 2800 आएगा। फिर हम इसको करेंगे 49%, क्योंकि इसमें 49% पूछा है तो 49/100, 20 से 20 बात वही आनी है। 28 गुणा 49, 28 गुणा 49, तो वो आएगा अपना 1372। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि कम्पिटिटिव जो अपना एग्जाम होता है, वनडे जो अपना एग्जाम होता है उसके अंदर हमें वही मेथड यूज करने होते हैं जो एक्यूरेसी के साथ, शीघ्रता से साथ अपना जो आंसर है वो हमें दे दें। तो इसीलिए हम यही फार्मूला यदि अपनाएं तो वो अपने लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें हमें कम कैलकुलेशन है और ये जल्दी भी हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो 69 जो क्वेश्चन है उसका सी उत्तर जो है 1372 वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हमें अपना 70वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। यदि 516 रुपये 3 व्यक्तियों ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटे जाए कि ए को बी से 25% अधिक और बी को सी से 25% कम मिले तो सी का हिस्सा क्या होगा। हमें अब सी का हिस्सा निकालना है। ये अब पार्टीशन का सवाल हमें दिया गया है, शेयर्स का ये इसके अंदर सवाल दिया गया है और इसको हम हल करते हैं। इसमें लिखा गया है कि 3 व्यक्ति है ए, बी, सी। ये कहता है कि 516 रुपये ये आपस में बांटते हैं। जो टोटल जो अमाउंट है इसमें जो टोटल अमाउंट हमें दी गई है वो दी गई है 516 रुपये। ये 516 रुपये इसमें दी गई है। ये इस प्रकार से बांटते हैं कि ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 25% कम मिले तो सी का हिस्सा क्या होगा। हमें सी का हिस्सा पता ही नहीं है। यदि हमें सी का हिस्सा इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता तो हमें फिर ये फिर क्वेश्चन ही नहीं बनता फिर, क्योंकि इसमें सी का हिस्सा पूछा है। सी का हिस्सा यदि इस क्वेश्चन के अंदर दे देते तो वो इसका फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो हमें पता ही नहीं है कि सी का हिस्सा क्या है, तो हम इसमें 100 मान लेते हैं कि 100 हमने माना। और इसमें लिखा है कि बी को सी से 25% कम मिले, बी को सी से 25% कम मिलते हैं तो इसको 75 मिले होंगे, क्योंकि बी को सी से 25% कम मिले हैं तो इसको 75 मिले होंगे, क्योंकि हम 100 का यदि 25% यदि निकालेंगे तो वो आएगा 25, तो 25 इसको कम यदि मिले तो इसको 75 मिले होंगे। अब कहता है कि ए को बी से 25% अधिक है, ए को है ना वो इससे 25% अधिक मिले हैं। 75 का यदि हम 25% करेंगे 25/100 काटेंगे तो 4 पर 75/4, यानी ये अपना आ जाएगा 18.75 अपना आएगा। तो अब हम इसको ज़्यादा मिला है तो हम इसमें जोड़ देंगे तो वो अपना आएगा 93.75 ये आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार ये बांटेंगे 516 रुपये को। इसका 100 रुपये होगा तो इसका 75 रुपये होगा, इसका जो 93.75 रुपये होगा। तो इस प्रकार से बांटेंगे। हमें सी का हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है और जो निकालना है होता है उसको हम हमेशा मल्टीप्लाई में करते हैं उसके। तो दोस्तों देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे कि 516 इसमें रुपये दिए गए हैं और इनका जो कुल शेयर बनता है वो हम इनको जोड़ लेंगे, यानी 100 और 75 को जोड़ेंगे 175 और इनको हम जोड़ेंगे तो 93.75। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 75, 8 और 17 में 9 जोड़ेंगे 26, 268.75। हमें सी का निकालना है तो हम सी का गुणा कर देंगे 100,
बी का निकालना होता तो बी का गुणा करते 75, ए का निकालना होता तो ए का गुणा करते हम यहाँ पर 93.75। यदि हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसका सोल्यूशन अपना आ जाएगा 192 रुपये। 70वें क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा वो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा 192 रुपये। 192 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस जरूर हमें करनी पड़ेगी, लेकिन ये कैलकुलेशंस करने के बाद में जो इसका उत्तर आएगा वो 192 आएगा। और ये कैलकुलेशंस इसमें हम कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको हटाएंगे तो इस पूरे के बटे में 100 कर देंगे, ये 100 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 10,000 इसके गुणा में हो जाएंगे, और जब हम इसको काटेंगे तो 192 इसका उत्तर आ जाएगा। तो 70वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 192 रुपये। अब दोस्तों 71वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 9/25वां भाग है तो ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखने से ऐसे लगता है कि ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यदि हम इसको समझ के करते हैं तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनता है। एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 9/25वां भाग है। यानी जो साधारण ब्याज है ना, जो साधारण ब्याज है वो उस राशि का 9/25वां भाग है, 9/25वां भाग है। यानी मूलधन यदि 25 रुपये है तो साधारण ब्याज 9 रुपये है। यानी मान लीजिए मूलधन 100 रुपये है, उस पर ब्याज 10 रुपये है तो 10/100वां भाग हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है कि यदि मूलधन 25 रुपये है तो ब्याज उस पर 9 रुपये हो जाता है, तो साधारण ब्याज कितना हुआ 9/25वां भाग। तो इसमें साधारण ब्याज आ गया अपना 9 रुपये। और अब हमें पूछा है ब्याज की दर, और इसमें समय भी दिया गया है 6 वर्ष। तो हम इसको यदि हल करते हैं तो साधारण ब्याज का अपना क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज इसमें दिया गया है 9 रुपये इसमें दिया गया है, और जो मूलधन है वो 25 रुपये दिया गया है प्रिंसिपल, गुणा में रेट हमें दी गई है, इसमें जो वो कैलकुलेशन करनी है निकालनी है, समय दिया गया है 6 और बटे में दिया गया है 100। ये 100 इस साइड में लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, 100 की और 9 की गुणा करेंगे तो 900 हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। और उस साइड में हम इनकी गुणा करेंगे, इस साइड में 900 है, उस साइड में 25 छिका 150, और गुणा में क्या है अपनी दर, क्या है दर। ये 150 यहाँ पर गुणा में है, इस साइड में आके ये भाग में हो जाएंगे, भाग में होंगे तो हम इसको काटेंगे, 15 छिका 90 तो 6 बराबर आ गई दर, तो दर अपनी आ जाएगी 6%। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्यूशन करेंगे। और 71वें नंबर का जो अपना क्वेश्चन है इसका राइट आंसर अपना ए ऑप्शन हो जाएगा, 6% जिसमें लिखा हुआ है, तो 6% इसका अपना सही उत्तर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको करेंगे। साधारण ब्याज का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल्स गुणा रेट गुणा टाइम इसके अंदर होता है, और बटे में इसके हम इसमें 100 करते हैं। 100 हम क्यों करते हैं, क्योंकि दर दी होती है, दर परसेंटेज में होती है, तो हम इसलिए यहाँ पर बटे में 100 करते हैं। जैसे हम 5% निकालते हैं तो 5/100, 7% निकालते हैं 7/100, इसी प्रकार दर के बटे में हम 100 करते हैं। और जब हम साधारण ब्याज इसमें 9 रुपये दिया गया है, और जब हमें यहाँ पर बटे में 100 करेंगे तो 100 उस साइड में जाके इसके गुणा में होगा, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा। और हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो 25 छिका 150 हो जाएगा, इस साइड में गुणा में है तो यहाँ पर आके भाग में हो जाएगा। जब ये कटेगा तो अपनी दर आ जाएगी 6%, जो ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। तो 71वें जो प्रश्न है उसका राइट आंसर अपना हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसमें 6% लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना जो 72वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। उसमें लिखा है एक ट्रेन 740 मीटर में 960 मीटर लंबाई वाले 2 पुलों को क्रम से 54 और 65 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी है। दोस्तों ऐसे जो ट्रेन समय वक्र ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बार HSC की परीक्षाओं में हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो क्वेश्चन इसमें डाला गया है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें क्या दिया गया कि थोड़ा बस इस समझने की ज़रूरत है। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें पेपर में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को यदि हम समझते हैं तो इसमें कोई कुछ भी हमें ऐसा मुश्किल नहीं लगेगा जो हमें इसको नहीं कर पा सकते हो। दोस्तों इसको हल करने के लिए हमें देखना है कि इसमें 2 पुल दिए गए हैं, एक 740 मीटर एक 960 मीटर, और उन दोनों पुलों को क्रम से 54 सेकंड और 65 सेकंड में वो पार करती है। तो
दो पुल है, एक 740 मीटर और एक हमें दिया गया है 960 मीटर। और इसमें जो दो पुल है वो इसको करती है 54 सेकंड में और इसको करती है 65 सेकंड में। तो दोनों को यदि हम हल करें इसको तो दोस्तों देखते हैं कि जो डिफरेंस है ये 220 मीटर का आता है, 220 मीटर का। और यहाँ पर जो डिफरेंस आता है वो 11 सेकंड का आता है, वो आता है 11 सेकंड का। यानी 11 सेकंड में वो 220 मीटर निकालती है, 11 सेकंड में वो 220 मीटर चलती है, उसकी स्पीड है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम देखें तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 740 मीटर 54 सेकंड में, 960 मीटर 65 सेकंड में निकालती है, तो हम इनका डिफरेंस देखें तो 220 मीटर निकालेगी वो 11 सेकंड में। और हमें इसकी स्पीड पूछी है, वो पूछी है हमें प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो दोस्तों 220 मीटर निकालती है 11 सेकंड में और एक घंटे में होते 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। क्योंकि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है तो घंटा पूछा है तो हमें घंटे में निकालना होगा, तो घंटे में निकालेंगे तो हम गुणा से 3600 करेंगे। क्योंकि 220 निकालती है 11 में, 3600 का हमें निकालना है, जो निकालना होता है उससे हमें हमेशा गुणा में करते हैं, तो हमने इसको गुणा में कर दिया। तो हम इसको काटेंगे, 2 पे कट जाएगा, 2 जीरो की ये 0 की 0, 36 की 2 से गुणा करेंगे 72, 2 जीरो की 2 जीरो और ये 0 भी यहाँ पर हम लगा देंगे, 72,000 आ गया। ये दोस्तों ये आया मीटर, क्योंकि हमने यहाँ पर मीटर में निकाला है। तो जब हम इसको किलोमीटर में निकालेंगे 1000 से हम इसको भाग कर देंगे, 72 आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर आ जाएगा अपना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 72वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर होगा। अगला जो दोस्तों एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो 40 व्यक्ति 15 दिनों में 240 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो 30 व्यक्ति 48 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे। जो दोस्तों ये क्वेश्चन के कहने के हमारे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको जो मेथड्स करवा रहा हूँ वो दोस्तों ऐसे मेथड है जो समझने में भी इजी है और जो एक्यूरेसी भी जिसके अंदर आती है, हम आसानी से जल्दी इन सवालों को, इनका सलूशन हम कर सकते हैं। दोस्तों इनकी जो मेथड्स है इनमें सवालों के जो गलत होने की संभावना न के बराबर है। ऐसे यदि आपको मेथड्स आते हैं तो आप इन सवालों को बिल्कुल इजी तरीके से अच्छे ढंग से इनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी तक जो है वो 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो 5 क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं और सभी क्वेश्चन पेपर में सभी में इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले गए हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न पत्र के साथ आपके पास 600 प्रश्न ऐसे हो जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इन जो प्रश्न पत्र है इनको संभाल के रखिएगा, ताकि जब भी अपने कोई आगे एग्जाम आता है जैसे सीटी का, उसमें हम इनकी रिवीजन कर सकें। क्योंकि इन्हीं जो प्रश्नों को बनाने में हमने घंटों मेहनत की है। यानी पहले इनका जो प्रश्न हम लेकर आए हैं, फिर उनको टाइप किया है, फिर उनका हमने बाइलिंगुअल किया है, फिर हमने इनको प्रिंट किया है। तो दोस्तों इसमें घंटों की मेहनत लगती है। तो एक क्वेश्चन पेपर को बनाने में 15 से 20 घंटे का समय लगता है। दोस्तों बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, वो होता है MDH बटे में W। यदि हम इसको करेंगे, M का मैन बनेगा, DH का डे बनेगा, D का H का हावर्स बनेगा, W का वर्क बनेगा। इससे हम ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। पहले लिखा है मैन, M का मैन इसमें दिया गया 40, D का इसमें होता है दिन, डे वो हमें दिया है 15, हावर्स का ये क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि इसमें घंटे दिए हुए नहीं है, तो वो हम यहाँ पर छोड़ देंगे। और W हमें जो वर्क दिया गया है वो दिया गया 240 किलोग्राम चावल खाते हैं, काम करते हैं। दोस्तों आगे जो इसमें लिखा है कि जो इसमें दूसरा जो इसमें दिया गया है वो 30 व्यक्ति दिए गए हैं और इसमें दिन हमें निकालने हैं, तो इसको हम D उसको रख लेते हैं। और इसमें काम दिया गया है वो 48 किलोग्राम चावल खाने का दिया गया है, 48 का। अब हम दोस्तों इसको काटेंगे तो ये हम काट सकते हैं 15 पर, 15 की हम 10 के साथ करेंगे 150, 90, 6 यानी 16 पर कट जाएगा। आगे हम इसको अलग काटना है, उसको अलग काटना है, तो अब हम इसको काटेंगे 8, ये 20, हम आगे काटेंगे इसको 10,
ये 4, ये कट जाएगा 2 पर 5 पर, यानी 5/2 इसका आ जाएगा, 5/2 इसका आ जाएगा इस साइड में। उस साइड में काटेंगे तो ये कट जाएगा, हम काटें तो 2 पे काट के देखते हैं 15 और 24, फिर 3 पे कट जाएगा 8 और 5, यानी 5/8। इस साइड में अपना आया 5/2। ये इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं कि 40 को 6 से काटेंगे, 6 से हम गुना करेंगे 240 आएगा, 40 6 का 240, 6 पे कट जाएगा, फिर हम इसको 3 पे काट देंगे, इसलिए 5 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, 5/2। इसको हम कैसे भी कर सकते हैं किसी भी टेबल पर, तो इस साइड में आएगा 5/2, इस साइड में आएगा 5/8। अब हमें क्योंकि यहाँ पर डी है तो डी, ये यहाँ पर किस में है, गुणा में है, यहाँ पर आके भाग में हो जाएगा 5/8। और जब हम इसको हल करेंगे 5/2 और ये क्या होगा, उल्ट जाएगी 8/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 आ जाएगा 4D, यानी 4D आ जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 4 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें इसमें 4 दिन लिखे हुए हैं। तो 73वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 दिन इसका सही उत्तर होगा। अपना जो 74वें नंबर का जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि यदि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 8:10 हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। हमें क्या दिया गया है, जो वृत्त है वृत्त की परिधि का अनुपात हमें दिया गया है, हमें उनका क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। जो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, 2πr एक में, और यहाँ पर भी ये अनुपात दिया गया है 8:10, यहाँ पर भी लिखे हम 2πr। तो दोस्तों ये अनुपात हमें दिया गया है, और इस अनुपात में क्योंकि 2 वृत्त है, इस वृत्त का जो परिधि है 2πr, इस वृत्त की परिधि है वो भी 2πr, और इसकी अनुपात 8:10 ये हमें दिया गया है। 2π से 2π कट जाएगा, यहाँ पर r अपना आ गया 8, यहाँ पर r आ गया 10, और इसमें लिखा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल होता है πr², जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यदि हम इसको करते हैं तो πr² को, तो क्या होगा कि पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर r² बचेगा, r क्या है 8, 8 स्क्वायर 64, और यहाँ पर भी r² 10 की स्क्वायर करेंगे 100। तो इस प्रकार से इसका अनुपात आ जाएगा 64:100, इसका अनुपात आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो डी होगा 74वें नंबर का क्वेश्चन का, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर परिधि दी गई है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 2π से 2π कटेंगे तो r आ जाएगी अपनी 8:10, इसकी 8 आएगी, इसकी 10 आएगी। यदि हमें क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो πr², क्योंकि 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, हमें पाई से पाई कटेगा, और r² यानी r कितना है 8, 8 की स्क्वायर 64, 10 की स्क्वायर 100, तो 64:10 इसका उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अपना जो अगला जो क्वेश्चन है वो है 75वें नंबर का जो क्वेश्चन है, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं, यानी जो परिणाम क्या हो सकते हैं, कितने परिणाम आ सकते हैं। जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो कितने तरह के जो परिणाम हैं वो आ सकते हैं। दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, जब एक सिक्के हो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो 2 प्रकार के आएंगे, या तो टेल आएगा या हेड आएगा, यानी 2 तरह का रिजल्ट आएगा। और इसमें उछाले जाते हैं 6 बार, तो 2 की 6 कर देंगे हम, 2 की 6 बार गुणा कर देंगे। तो हम कैसे करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की 2 से 6 बार गुणा कर देंगे। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे 4 गुणा 4, तो ये अपना आ जाएगा 64। तो 64 इसका सही जवाब होगा। अपना जो अगला जो क्वेश्चन आता है 76वें नंबर का, वो है 279 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 279 है ये, 279 2 7 9। इसमें दोस्तों
यदि हम 20 जोड़ दें तो 289 हो जाएगा, जो कि 17 का पूर्ण घन होता है। तो इसमें 20 अपना उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 88 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ऑप्शंस का ही सहारा लेना सबसे अच्छा होता है। तो ऑप्शंस में इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आती है, हम देखेंगे कि 9988। तो 9988 हम देखेंगे तो वो 88 से भाग नहीं होगी। तो हमें दूसरी सबसे बड़ी संख्या देखेंगे ऑप्शन के अंदर, वो है कि 9944 है। 9944 हम देखेंगे तो वो 88 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। तो दोस्तों वो हम भाग करेंगे तो 9944 को 88 से, तो ये पहले 1 पे कटेगा, फिर 11, 4 फिर 1 पे जाएगा, फिर ये 3 पर, फिर बचेगा कितना 12, 26, 2, 264, फिर ये 3 पे चला जाएगा, 113 आ जाएगा, पूर्णतः भाग चली जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 9944 इसका सही जवाब होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये, जो 88 से पूर्णतः भाग हो जाती है। एक जो 78वें नंबर का अपना जो क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति ने 100 रुपये अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता। उसके कितने मित्र थे? दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को भी हम हल करने के लिए ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों मैथ के अंदर यदि ऐसा है कि आता ही नहीं है, फार्मूला ही नहीं आता है, तो हम ऑप्शंस की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं जिसका हम ऑप्शंस की मदद से उनका समाधान उनका हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों ये भी क्वेश्चन ऐसा है जो हम ऑप्शंस की मदद से हम इसका हल कर सकते हैं। दोस्तों कैसे करते हैं कि 100 रुपये है वो बराबर बराबर मात्रा में बांटेगा तो उसको 5 रुपये मिलते हैं। नहीं, 5 मित्र अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपये कम मिलता। तो दोस्तों अब इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए जैसे दिया हुआ है 25 उसके मित्र थे। यदि वह 5 रुपये बांटेगा, नहीं वो बराबर बराबर बांटेगा तो उसको 100 रुपये बांटने हैं, बराबर बराबर बांटेगा तो 4 रुपये देगा वो, तो 100 रुपये बन जाएगा। यदि 5 मित्र और होते यानी 25 की जगह 30 मित्र होते तो उसको 1 रुपये कम मिलता, यानी 4 की जगह 3 रुपये मिलते और वो बन जाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है, यहाँ पर भी 100 आना चाहिए था। अब हम इस प्रकार से चलते चलते जब हम 20 को देखेंगे हम पहले ही 20 को ले सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको देखते हैं, बराबर बराबर करेंगे, 20 व्यक्तियों को 5 रुपये आएगा, 100 रुपये आ जाएगा। जब हम 5 इसकी बढ़ जाती है, 5 मित्रों की संख्या बढ़ जाती है तो 1 रुपये कम मिलता है, यानी 5 की जगह 4 मिलता है, 25 चौका 100। ये इसका 20 उत्तर सही आ जाएगा, क्योंकि जब 20 मित्र थे तो 5 के हिसाब से 100 रुपये उनको मिलते थे। जब 5 इसकी संख्या बढ़ गई मित्रों की जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है तो हमें 1 रुपये कम मिलता है, 5 की बजाय 4 रुपये मिलता है, तो हम 100 रुपये इस प्रकार से ये बंट जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। 78वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी जिसमें 20 लिखा हुआ है वो हम उसको टिक हम करेंगे। अब दोस्तों 79वां जो क्वेश्चन है वो है, ए किसी निश्चित काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। दक्ष का मतलब होता है वो स्किल्ड है, यानी उसके अंदर कौशल है। उन दिनों की संख्या क्या होगी जिसके अंतर्गत बी उसी काम को पूर्णतः कर सकता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम हल करने के लिए हमें पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझना होगा, हमें क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ना होगा। तब जब हमें ये प्रॉब्लम जो दी हुई है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको समझ सकते हैं और इसका हम समाधान इसका सलूशन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है कि एक किसी निश्चित काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है, यानी बी ज़्यादा स्किल्ड है ए की तुलना में। यदि 100 ए का मान ले तो ये 160% है, क्योंकि 60% अधिक है। यदि हम इसको 60% अधिक करेंगे तो वो 60% आएगा, यानी 60 आएगा। 60 अधिक है तो ये 160 है। यदि ये 100 है तो ये 160 है। तो अब हम देखते हैं उन दिनों की संख्या क्या होगी जिसके अंतर्गत बी उसी काम को पूर्णतः कर सकता है। ये किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है। यदि ये एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो बी इसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा। अब हमें पता है कि ए की तुलना में बी जो है वो कम समय लेगा, क्योंकि
ए की तुलना में बी अधिक स्किल्ड है, क्योंकि यह इसकी एफिशिएंसी 100 है तो इसकी 160 है, तो यह बी जो है ये कम समय लेगा। तो कम समय लेगा तो दोस्तों हम कम वाला हम ऊपर रखेंगे या फिर हम उसको हम गुणा में रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो 12 है, 12 हम 160 बी का हमें जो कम वाला ऊपर रखना है, यानी जो 100 और 160 है इनमें से कम वाला जो है वो हम ऊपर रखेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। 0 से 0 काटेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8 पे कटेगा। तो अब आगे हम काटते हैं तो ये 4 पे कट जाएगा, 2 और 3 15/2 आ जाएगा। तो ये 7.5 दिन इसके आ जाएंगे, 7.5 दिन इसके आ जाएंगे। 79वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर बी अपना, जिसमें 7.5 दिन दिया गया है, वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो अब अपना 80वें नंबर का जो क्वेश्चन है, उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर हो, वो हमें निकालना है। और बेलन का जो आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर की स्क्वायर एच। तो हम इसका प्रयोग करते हुए इसका बेलन का आयतन निकाल लेंगे। दोस्तों इसका हल करने के से पहले हम जो बेलन है, बेलन का आयतन के जो फार्मूला है उसको हम देखते हैं। पाई आर की स्क्वायर एच, पाई 22/7 ले सकते हैं। आर हमें दिया होगा या हमें व्यास दिया होगा। व्यास क्या होता है कि जो त्रिज्या का दुगना होता है, यानी यदि हम व्यास का आधा कर दें तो वो अपनी त्रिज्या आ जाती है। और हाइट हमें ऊंचाई भी इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दी गई है। तो दोस्तों बेलन का आयतन हमें निकालना है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। व्यास 4 सेंटीमीटर है, इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, वो अपनी 2 आ जाएगी। तो हम पाई लिखेंगे 22/7, आर हम लिखेंगे 2 गुणा 2, क्योंकि व्यास 4 है, व्यास का आधा आर होता है यानी त्रिज्या होती है। और हाइट में दी गई है 14, 7 दूनी 14, हम इनकी गुणा करेंगे तो 22 दूनी 44 दूनी 88 दूनी 176 इसका सेंटीमीटर घन आयतन घन में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 80वें नंबर का, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन अपना जो अभी जो मेरे ध्यान में आया है कि जो अपना जो पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर एक क्वेश्चन और में थोड़ी समस्या थी। वो उस क्वेश्चन में ने भी जो बहुत सारे जनों को उसने परेशान किया था, यानी उसमें बहुत सारे जनों को प्रॉब्लम थी। वो क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ कि उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये सिंबल्स चेंजिंग का क्वेश्चन था। और इसमें लिखा हुआ था, ये 97वें नंबर का क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में। उसमें लिखा था कि अगर प्लस का मतलब भाग गुणा का जो मतलब है माइनस भाग का मतलब गुणा और माइनस का मतलब प्लस हो तो निम्न का मान क्या होगा। हमें इसका मान निकालना था। 8 हमें रकम दी गई है, 8 + 6 गुणा 4 भाग 3 - 4। 8 का 8 प्लस को इसमें बोला गया है भाग 6 गुणा को इसमें बोला गया है, गुणा को इसमें बोला गया है -4 और भाग को इसमें बोला गया है गुणा 3 और इसमें माइनस को बोला गया +4। यदि हम इसको हल करेंगे, सबसे पहले भाग वाले को लेंगे, फिर गुणा वाले को लेंगे, फिर प्लस वाले को, लास्ट में माइनस वाले को लेंगे। 8 को 6 से भाग देंगे, 8/6 इस प्रकार से लिख सकते हैं, -4 गुणा में 3 + 4। तो सबसे पहले हमें ये भाग वाले को हल करना है, या फिर हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम इसको हल कर सकते हैं 4 गुणा में 3, तो 8/6। ये भाग में हमने ऐसे कि ऐसे हमने लिखा 8/6 -12 + 4, क्योंकि हमें हल तो सबसे पहले भाग वाले को ही करना है। तो क्योंकि हमने 4 गुणा 3 कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने भाग वाला छोड़ दिया, क्योंकि भाग वाला तो हमें सबसे पहले ही, जब हम उत्तर निकालेंगे सबसे पहले हमें इसका ही सॉल्यूशन करना होगा। अभी भी ये रहता है तो बाद में आगे सॉल्यूशन होगा। तो अब हम इसको 6 इसका एलसीएम ले सकते हैं, 8 प्लस, अब हमें इसको करेंगे तो अपना इसको काट लेते हैं, पहले काटते हैं तो 4 और ये 3। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका 3 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। दोस्तों एलसीएम जब हम लेते हैं तो इसको हम कैसे हल करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ भाग देना होता है। 3 को 1 से भाग देंगे, 3 आएगा, जो आया है उसकी ऊपर वाले के साथ गुणा, 12×3 = 36।
बीच में प्लस है तो प्लस, नीचे वाले को हम नीचे वाले से भाग देंगे तो 3 को 1 से भाग देंगे, 3 जो आया है उसकी ऊपर वाले के साथ गुणा, 4 तिये 12, तो 4 प्लस का है 12 प्लस का है 16, तो प्लस के हो गए, माइनस के 36 है बटे में 3, तो हम इसको करेंगे माइनस के बचेंगे कितने 20 बटे में 3, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकालेंगे। और ये इसमें दोस्तों बहुत सारे जो अपने लाइब्रेरी के जो थे उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही थी इस क्वेश्चन के अंदर, कोई इसका -44 बटे 3 बता रहा था, कोई -20 बटे 3 बता रहा था, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, इसका -20 बटे 3 इसका सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों ये हमने आज जो अपने वीकली टेस्ट है, ये 6 अपने वीकली टेस्ट पूरे हो चुके हैं और इस 6 वीकली टेस्ट में जो अपने 600 क्वेश्चंस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों ये आज के हमने जो मैथ हो, जो रीजनिंग का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों मैं चाहूँ तो आपको जो अपने बच्चे हुए जो क्वेश्चंस है, जैसे कि अपने हरियाणा जीके है, नेशनल जीके है, कंप्यूटर्स है, जैसे और अपना जैसे लैंग्वेज के क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश है, वो भी मैं आपको करवा सकता हूँ। लेकिन दोस्तों वो करवाने से अपनी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इतनी लंबी दोस्तों वीडियो करने का अपना कोई इतना ज़्यादा मोटिव नहीं है। अपना मोटिव ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो सोल्यूशंस है वो सोल्यूशन आपको मिलना चाहिए। आपके पास एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो हम आपको वीकली जो टेस्ट देते हैं उसका सोल्यूशन आपके पास हो। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको ये वीडियो जो है ये मैं इस चैनल पर डालता हूँ ताकि आपको इसका सोल्यूशन मिले और आप जो आने वाली जो HSC CET की जो तैयारियां हैं उसको अच्छी तरह से कर सकें। आज की इन क्वेश्चंस को लेकर यदि आपकी कोई क्यूरी हो, कोई भी आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, या कोई अलग से कोई मैथ का, रीजनिंग का, यदि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका समाधान, आपका सोल्यूशन कर सकूं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं हम अपना जो अगला 7वां नंबर का जो अपना वीकली टेस्ट होगा उसके सोल्यूशन के साथ। थैंक यू।